इसको ड्रैगन की लेयर ढूंढनी है, इससे पहले कि दो बड़े नोबल परिवार इस पर वॉर शुरू कर दें। इसीलिए वह अपनी कमजोर बॉडी को दिन ब दिन कॉम्पटन माउंटेन्स में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। दिखावा करता है कि वो बस जमीन का सर्वे कर रहा है, लेकिन असल में वह चुपचाप लेयर की तलाश कर रहा है, क्योंकि अगर उसके सर्वेंट्स को सच पता चल गया तो रूमर बहुत तेजी से फैल सकता है। घंटों सर्च करने के बाद हांस थक चुका है और वापस लौटने ही वाला होता है। तभी सोचों में डूबा हुआ उसका पैर फिसलता है। वह क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सीने में तेज दर्द फट पड़ता है, हड्डियां चटकती हैं। वह आधे रास्ते में अटका हुआ है, खून से लथपथ और बिल्कुल अकेला। उसे पूरा यकीन है कि अब वो मरने वाला है। तभी उसकी नजर जाती है चट्टान की दीवार में छिपा हुआ एक ओपनिंग। वह घिसटते हुए अंदर जाता है और एक चौड़ा हॉल देखता है, जिसके बीचों बीच जमीन पर एक चमकता हुआ गोल्डन सर्कल बना है। जैसे ही वह उसमें कदम रखता है, उसके घाव भर जाते हैं और टूटी पसलियां ठीक हो जाती हैं। लेयर के अंदर गहराई में हांस को एक गोल्डन ड्रैगन मिलता है, और जैसे ही वह उसे छूता है, तेज रोशनी उसमें भर जाती है, उसे एक ड्रैगन हार्ट और नई पावर दे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह ये सब पाए, कॉम्पटन माउंटेन रेंज में मौजूद एक मिलिट्री कैंप में रिपोर्ट्स आती हैं कि भारी बारिश की वजह से स्काउटिंग ऑपरेशंस में दिक्कत हो रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिशा से लाइट्स दिखने की खबर भी मिली है। साफ विजिबिलिटी न होने की वजह से सोल्जर्स मान लेते हैं कि ये लाइट्स मकार्थी के आदमियों की होंगी। इस कैंप का नेतृत्व कर रहा है एड्रियन वॉन कालिस्टा, जो काउंट ऑफ कालिस्टा है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद काउंट खुद जानकारी वेरीफाई करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस बीच सोल्जर्स पहले से ही अपनी हालत को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वो किसी और की जमीन पर सिर्फ एक ड्रैगन जैसी रेयर चीज के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं। ऊपर से ये सब इसलिए हो रहा है ताकि काउंट टाउन्स और ड्यूक्स की नजर में फेवर पा सके। अफवाह ये भी है कि काउंट एक वेस्ट है, लेकिन सोल्जर्स को तसल्ली है कि कम से कम उसमें लड़ाई लीड करने की काबिलियत तो है। पर उन्हें नहीं पता कि वो गलत हैं। बैटल हेलमेट के नीचे जो इंसान है, वो असल में कलिस्टा नहीं है। वो हमारा एमसी हांस है, जो बचपन से कलिस्टा की सेवा करता आ रहा है। पहले वो होमवर्क में मदद करता था, लेकिन जल्द ही उसे सोर्ड प्ले और बाकी चीजें सीखने को मजबूर किया गया। एड्रियन के पिता की मौत के बाद हांस पर काउंटी का मैनेजमेंट और दूसरे काम डाल दिए गए। धीरे धीरे हांस एड्रियन का डबल बन गया, जबकि असली एड्रियन शराब और औरतों में डूबा रहता था। और अब बैटलफील्ड में भी असली एड्रियन की जगह हंस ही है। हंस ने ये सब किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। हांस और सोल्जर्स आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां स्काउट्स ने लाइट्स देखी थी। विजिबिलिटी इतनी खराब है कि एक सोल्जर वापस कैंप लौटने का सुझाव देता है, लेकिन हांस आम लोगों की जिंदगी और मरने के बाद के लाइफ के बारे में सोचों में खोया हुआ है। जैसे ही वो लौटने की तैयारी करते हैं, अचानक एक सोल्जर को मार गिराया जाता है। तभी सबको समझ आता है कि वो एम्बुश में फंस चुके हैं। अफरा तफरी में हांस को पीछे से एक स्पीयर भेद देता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, सोचता हुआ कि क्या यही उसका अंत है। उसे यकीन नहीं होता कि वो किसी और का स्टैंड इन बनकर ही मरने वाला है। धीरे धीरे बेहोशी में जाते हुए वो सोचता है कि क्या कोई दूसरी जिंदगी भी होती है, जहां वो किसी और की जगह नहीं बल्कि खुद बनकर जी सके। इसी सोच के साथ हांस आंखें बंद कर लेता है और सब खत्म हो जाता है। अचानक हांस आंखें खोलता है और देखता है कि एक मेड, मेलिंड, उसके सामने घुटनों के बल बैठी रो रही है। उसे समझ नहीं आता कि मेड यहाँ क्यों है और वो इतनी छोटी भी क्यों लग रही है। हांस चौंक जाता है जब मेड उसे माय लॉर्ड कहकर भीख मांगती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े विप पर जाती है और चारों ओर देखकर उसे एहसास होता है कि वो एक रॉयल और बेहद खूबसूरत कमरे में है। वो आईने में देखता है और काउंट कलिस्टा का चेहरा दिखता है। वह तुरंत हाथ से केन गिरा देता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। वो दया भरी आंखों से मिलीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिलीन डर के मारे हाथ उठा लेती है, जैसे उसे मारा जाएगा। हंस रुक जाता है और उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल है। मिलीन जवाब देती है कि साल 853 है। ये सुनकर हांस को जोर का झटका लगता है और उसे सब समझ आने लगता है। वो किसी तरह काउंट कलिस्टा के शरीर में आ गया है, अपने पुराने मास्टर के, और इसके साथ ही समय 15 साल पीछे चला गया है। यकीन न करते हुए हांस बिस्तर पर गिर पड़ता है, सोचता हुआ कि ये हकीकत है या सपना। वो एक शानदार कमरे में है, चारों तरफ चमकती चीजें हैं और काउंट का शरीर बेहद नरम और आरामदेह महसूस हो रहा है। वह नाजुक है क्योंकि उसने कभी भी अपने पिछले जीवन में लेबर से जुड़ा कोई काम नहीं किया था। हालात को समझने के लिए हांस मिलीन से कमरे से बाहर जाने को कहता है। जैसे ही लड़की बाहर जाती है, उसके पैरों के पीछे केन के साफ निशान दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि एड्रियन ने उसके साथ बार बार अब्यूज किया है। हांस बिस्तर पर गिर जाता है और मान लेता है कि एड्रियन इतिहास का सबसे खराब और सबसे वेस्टफुल लॉर्ड है। एड्रियन छोटी छोटी बातों पर अपने सर्वेंट्स को सजा देता था और उन्हें खिलौनों की तरह ट्रीट करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, एड्रियन पूरी तरह से वेस्टफुल लाइफ में डूब गया। उन सब हालात में हांस ही था
जो एड्रियन की हर गड़बड़ी को संभालता था। अचानक हांस को कुछ याद आता है और वह जल्दी से कमरे से बाहर भागता है। वह घर के एक कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन जो वह देखता है वो बिल्कुल अलग है। ये कमरा उसका होना चाहिए था, लेकिन अब इसे स्टोरेज रूम बना दिया गया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि ये वही कमरा है जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा बिताए थे। तभी वह सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है कि एक सर्वेंट उसे पुकारता है। सर्वेंट क्लॉड पूछता है कि कास्टल लॉर्ड सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में क्या कर रहा है। क्लॉड हांस के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि वह उसके और मेलिन के साथ ही बड़ा हुआ था। वे उसके साथी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद थे। हंस फिर क्लॉड से पूछता है कि सर्वेंट हंस कहाँ है, लेकिन ये सवाल क्लॉड को पूरी तरह हैरान कर देता है, क्योंकि उसने कभी किसी हंस नाम के इंसान के बारे में सुना ही नहीं था। हंस खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लॉड को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हंस को कड़वी सच्चाई समझ में आती है कि एड्रियन के शरीर में रीइंकार्नेशन होने का मतलब है कि इस दुनिया में हंस नाम का कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। जल्द ही सर्वेंट्स के बीच लॉर्ड के अजीब व्यवहार की खबर फैलने लगती है। कुछ ने देखा कि वह सुबह जल्दी उठ रहा है, जो बहुत असामान्य है, क्योंकि वह आमतौर पर दोपहर में उठता था। दो मेड्स हांस के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी वह अचानक उनके पीछे आ जाता है, जिससे वे डर जाती हैं। वह उनसे माफी मांगता है और उनसे नैनी को बुलाने के लिए कहता है। अब 1 हफ्ता हो चुका है जब से हांस एड्रियन के शरीर में आया है। हांस समझ जाता है कि उसे ये सच मानना होगा कि अब वही एड्रियन है और उसे उसी की जिंदगी जीनी होगी। कुछ ही देर बाद नैनी उसे देखने आती है। नैनी को चिंता होती है कि हंस ठीक से सो नहीं रहा। हंस जवाब देता है कि वह मुश्किल से सो पाता है। आंखें बंद करता है, फिर भी खुली ही रहती हैं। फिर नैनी पूछती है कि क्या वह ब्रेकफास्ट तैयार कर दे, लेकिन हंस मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पहले अपनी माँ से मिलने जाना है। ये सुनकर नैनी चौंक जाती है, लेकिन तुरंत मान लेती है कि ये एक अच्छा विचार है। हांस अपनी माँ के चेम्बर्स की ओर जाता है और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, उसकी बहन रिजाइना और माँ ओवेन दोनों उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। रिजाइना को मजबूरन पूछना पड़ता है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्या करने आया है। ओवेन अपनी बेटी को डांटती है कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर कहती है कि इसमें उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि एड्रियन ने कभी अपने परिवार की परवाह ही नहीं की। डोलिज़ोबर्टो ओवेन जल्दी से अपने बेटे को अंदर बुलाती है और कहती है कि उसे देखकर वह खुश है। दरअसल 3 साल पहले पुराने काउंट की मौत के बाद ओवेन सदमे में बीमार पड़ गई थी और बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। एड्रियन, ओवेन और रेजिना ही अब हाउस कालिस्टा में बचे हैं। रोजनबॉम एम्पायर के एक दूर दराज इलाके में होने के बावजूद कालिस्टा परिवार पहले काफी अमीर था, लेकिन पुराने काउंट की मौत के बाद परिवार की सारी रौनक खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने ही ट्रूप्स किराए पर देने पड़े ताकि घर में खाने को कुछ आ सके। भविष्य में जहां से हांस आया था, वहां ओवेन बाद में मर जाती है और रेजिना पर कर्ज में डूबा हुआ पूरा हाउस छोड़ दिया जाता है। हांस अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह अब ज्यादा बार मिलने आएगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि एस्टेट संभालना पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल है। ओवन के कमरे से निकलने के बाद हांस तय करता है कि वह पूरी ताकत से एस्टेट को सही तरीके से संभालेगा। तभी बटलर आलमन उसे बताता है कि मिस्टर फ्लिन उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर हांस को याद आता है कि इसी समय के आसपास एक बटलर था जो एड्रियन की सेवा करता था और उसका नाम आलमन ही था। वह एक बहुत लॉयल बटलर था जो हमेशा सर्वेंट्स के हितों की रक्षा करता था। वह अपने ही शरीर से सर्वेंट्स को बचाता था जब भी एड्रियन उन्हें चोट पहुंचाता था। एड्रियन ने कभी उसकी जिंदगी आसान नहीं बनाई, फिर भी वह वफादार रहा। लेकिन इसी समय के आसपास उसने इस्तीफा दे दिया और एक नया बटलर रखा गया जिसका नाम सिड था। सिड सबसे घटिया बटलर था क्योंकि वह बेहद इनकॉम्पिटेंट था और उसने परिवार की फाइनेंसेस को बर्बाद करने में भी मदद की। चूंकि अब आलमन के जाने का समय आ रहा है, हांस पहले से ही उसे रोकने का तरीका सोचने लगता है। इसी बीच हांस फ्लिन से मिलने की व्यवस्था करता है। फ्लिन कालिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है। फ्लिन भी एक बुरा इंसान था जो सर्वेंट्स के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। वह उन्हें ऐसे पीटता था जैसे वो उसके गुलाम हो। हांस जानना चाहता है कि फ्लिन क्या कहेगा और जैसा कि उसे उम्मीद थी, फ्लिन बताता है कि उसने आलमन के लिए एक सूटेबल रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। वह चाहता है कि बिना समय बर्बाद किए आलमन को हटा दिया जाए। फ्लिन की बातें सुनकर हांस हैरान रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद था, फ्लिन एक आदमी की सिफारिश करता है जिसका नाम सिड है। फ्लिन दावा करता है कि सिड बहुत काबिल है और वह उसके लिए भाई जैसा है। इससे पहले कि फ्लिन कुछ और बोले, हांस उसे चुप रहने को कह देता है। हांस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। फ्लिन से पूछता है कि क्या उसने सच में सही सुना है, क्या
फ्लिन सच में आलमन को निकालने की योजना बना रहा है? जब फ्लिन को लगता है कि हांस सब कुछ गलत समझ रहा है, तो वह इस गड़बड़ी का दोष खुद पर डालता है। फिर वह अपने अंदर वाले पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालता है। वह हांस का हाथ पकड़कर उसमें 10 गोल्ड कॉइन्स रख देता है। ये देखकर हांस को जबरदस्त झटका लगता है और उसे घिन महसूस होती है। फ्लिन कहता है कि वह नहीं चाहता कि लड़का अपने हाथ गंदे करे जो होने वाला है उससे। उसके पास पहले से ही एम्बेजलमेंट का एक आसान आरोप लगाकर सब निपटाने की योजना है। हमेशा की तरह फ्लिन हांस से कहता है कि उसने रिकॉर्ड्स पहले ही तैयार कर रखे हैं। हांस चुपचाप अपनी हथेली में पड़े 10 गोल्ड कॉइन्स को घूरता रहता है। आमतौर पर एक गरीब परिवार 10 सिल्वर में पूरा महीना गुजार लेता है, यानी 10 गोल्ड कॉइन्स एक कॉमनर के लिए लगभग 20 महीनों का खर्च है। एक गोल्ड कॉइन बराबर होता है 20 सिल्वर कॉइन्स के। चूंकि फ्लिन कलिस्टा टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है और छोटी सी आमदनी के अलावा उसके पास कोई और इनकम नहीं है, हांस तुरंत समझ जाता है कि ये पैसे लोगों से चुराए गए हैं। हांस को ये जानकर बेहद निराशा होती है कि एड्रियन ने एम्बेजल्ड पैसे को रिश्वत की तरह लिया था। बदले में एस्टेट को फ्लिन जैसे लोग मनचाहे तरीके से चला रहे थे। तभी हांस को एहसास होता है कि अल्मान ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उसे जबरन बाहर निकाला गया था। सब जानते थे कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन सब चुप रहे और हांस उस समय बहुत छोटा था, इसलिए सच्चाई समझ नहीं पाया। सारी बातें सामने आकर हांस को अंदर से तोड़ देती हैं। धीमी आवाज में हांस नाइट बॉडीगार्ड ऑसवर्ल्ड को बुलाता है। हालात पलटते हुए हांस ऑसवर्ल्ड को आदेश देता है कि वह तुरंत फ्लिन को गिरफ्तार करे। हांस कहता है कि फ्लिन ने उससे भ्रष्ट मांग की और उसके सर्वेंट पर झूठा आरोप लगाया। अपने अपराधों की वजह से हांस ऑसवर्ल्ड को आदेश देता है कि फ्लिन को डंजन में बंद कर दिया जाए। ऑसवर्ल्ड बिना समय गंवाए आदेश मान लेता है, जबकि फ्लिन पूरी तरह से सन्न रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फ्लिन हांस को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हांस उसे अनदेखा कर देता है जब ऑसवाल्ड उसे घसीट कर ले जाता है। हांस 10 गोल्ड कॉइन्स मेज पर गिरा देता है और सोचता है कि आखिर वह एड्रियन के शरीर में क्यों आया। भले ही उसे सब कुछ ना पता हो, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि इस शरीर के पिछले मालिक एड्रियन ने बहुत से लोगों को दर्द दिया है। हांस एड्रियन नहीं है और वह इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देगा। मैंशन के हॉल में ऑसवाल्ड फ्लिन को डंजन की तरफ घसीट रहा होता है। वह फ्लिन को स्कम कहते हुए ठीक से चलने को कहता है। ऑसवाल्ड को फ्लिन के अपराध की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता। खुद फ्लिन भी इस मोड़ से हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे डंजन भेजा जा रहा है। एक बर्बाद घर में जहां नेता वेस्टफुल है, ऑसवाल्ड ही आखिरी नाइट बचा है। फ्लिन हमेशा एड्रियन को सबसे बड़ा बेवकूफ मानता था, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना आसान था। अब जब फ्लिन गिरफ्तार हो चुका है, तो वह सोचता है कि क्या एड्रियन में आखिरकार थोड़ा सा प्राइड आ गया है। लेकिन उसे नहीं पता कि एड्रियन के शरीर में अब वो पुराना मूर्ख एड्रियन नहीं, बल्कि हांस है। फिर भी फ्लिन को लगता है कि हांस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया फूलों की सेज नहीं है। ऑसवाल्ड फ्लिन को डंजन में घसीट कर ले जाता है और गुस्से में उसे सेल के अंदर फेंक देता है, बिना उसके पुराने पद की कोई परवाह किए। यहाँ तक कि फ्लिन को भी पूछना पड़ता है कि क्या ऑसवाल्ड उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर रहा, लेकिन ऑसवाल्ड उसे चुप रहने को कहता है जब तक उसका फैसला लॉर्ड नहीं सुना देता। ऑसवाल्ड के बारे में जानने के लिए वह एक ऐसे नाइट का बेटा है जिसने पिछले काउंट की सेवा की थी, और जब सारे नाइट्स चले गए तब भी वही अकेला रुका, क्योंकि वह वफादार है। अपनी सेल के अंदर फ्लिन को लगता है कि उसमें अभी भी इतनी काबिलियत है कि वह लॉर्ड को मीठी बातों में फंसाकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सके। वह योजना बनाता है कि वह लॉर्ड को मैनिपुलेट करेगा और उससे ऑसवाल्ड को निकालने के लिए कहेगा। फ्लिन को यकीन नहीं होता कि ऑसवाल्ड जैसा मामूली नाइट उसके सामने इतना रौब दिखा रहा है। अपने अनुभव के आधार पर फ्लिन कहता है कि एड्रियन सिर्फ एक 15 साल का लड़का है जो आलसी है और जिसकी समझ भी कमजोर है। वह हमेशा उसे टैक्सेस बढ़ाने के लिए उकसाता रहा है और एड्रियन हमेशा उसकी बात मानता रहा है। फ्लिन को लगता है कि आज एड्रियन बस थोड़ा खराब मूड में है और थोड़ी सी तारीफ उसे फिर से अपनी जेब में डाल देगी। फ्लिन अभ्यास करने लगता है कि वह लॉर्ड से कैसे बात करेगा जब वह उससे मिलने आएगा। वह सोचता है कि वह उसके साथ हंसेगा और जरूरत पड़ी तो घुटनों पर भी बैठ जाएगा। वह अपनी इस बेवकूफी भरी प्रैक्टिस के बीच ही होता है जब हांस वहां आ जाता है। हांस के खड़े होने के अंदाज से ही फ्लिन को शक होने लगता है कि क्या ये वही लड़का है जिसे वह पहले आसानी से मैनिपुलेट करता था। फ्लिन तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और हांस से रहम की भीख मांगता है। ठंडे लहजे में हांस कहता है कि उसे दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पल से टेरिटरी में हर अपराध का फैसला ट्रायल्स के जरिए होगा। ट्रायल शब्द सुनते ही फ्लिन डर से कांपने लगता है। हांस पलट कर जाने लगता है और फ्लिन गिड़गिड़ाने लगता है। वह हमेशा की तरह हांस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह हमेशा उसका वफादार रहा है, लेकिन हांस उसकी सारी बातें अनसुनी कर देता है और ऐसे चला जाता है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। फ्लिन पहले एक कॉमनर था, लेकिन धीरे धीरे तरक्की करके कलिस्टा
टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। लोग उसे बहुत अहम मानते थे, लेकिन अब वही फ्लिन एक जज के सामने अदालत में खड़ा है। उस पर ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप लगाए जाते हैं। इन अपराधों की वजह से उस पर एसेट्स कॉन्फिस्केशन और इम्प्रिजनमेंट का खतरा मंडरा रहा है। फ्लिन का ट्रायल पूरे टेरिटरी के लोगों के लिए एक बड़ा झटका होता है और यह इम्प्रिजनमेंट का खतरा मंडरा रहा है। फ्लिन का ट्रायल पूरे टेरिटरी के लोगों के लिए एक बड़ा झटका होता है और यह लापरवाह एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक चेतावनी भी बन जाता है। घर के सर्वेंट्स भी इस ट्रायल से हैरान हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इस जमीन पर कोई मुकदमा हुआ है। हांस अपने सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है और उनमें से कुछ पहले से ही डरे हुए हैं कि शायद उन्हें सजा मिलने वाली है। आलमन बताता है कि सारे सर्वेंट्स आ चुके हैं और दया भरी आवाज में हांस उनसे पूछता है कि अब तक उसने एक लॉर्ड के रूप में कैसा काम किया है। चूंकि सर्वेंट्स उसके सबसे करीब हैं, उसे लगता है कि वही सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये सवाल सर्वेंट्स को चौंका देता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि लॉर्ड आखिर करना क्या चाहता है। उन्हें बस यही उम्मीद होती है कि कहीं उन्हें मारा या पीटा ना जाए। कुछ देर इंतजार के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हांस खुद बोलना शुरू करता है। जो वह आगे कहता है उससे कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। हांस सिर झुकाता है और सर्वेंट्स से माफी मांगता है। वह मानता है कि उसने छोटी छोटी बेवकूफी भरी बातों पर गुस्सा निकाला और उन्हें दर्द पहुंचाया। सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हांस आगे कहता है, एक माफी उसके सारे पुराने गुनाह नहीं मिटा सकती, लेकिन वह बस सर्वेंट्स से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। वह जोड़ता है कि उसने घर को चलाने में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है, लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब से वह कलिस्ता को उनके लिए रहने की बेहतर जगह बनाएगा और इसकी शुरुआत वह अपने ही कासल के लोगों का ख्याल रखकर करेगा। हांस कहता है कि वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, भले ही शुरुआत में हालात थोड़े केओटिक हों, लेकिन वह सर्वेंट्स से कहता है कि वे उस पर भरोसा करें और उसका साथ दें। ये सब सुनकर सर्वेंट्स पूरी तरह शॉक और डिसबिलीफ में रह जाते हैं। मीटिंग के बाद क्लॉड और मेलीन इस अचानक बदलाव के बारे में बात करते हैं। मेलीन कहती है कि कुछ दिन पहले तक लॉर्ड ने उसे मारा था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा है। वह सोचती है कि क्या कोई इंसान इतने कम समय में सच में बदल सकता है। हांस के चेम्बर्स के अंदर वह आलमन को उसके अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वह अब जा सकता है, लेकिन अल्मान रुक जाता है और हांस के सामने सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्मान जो कर रहा होता है उसे देखकर हांस हैरान रह जाता है और अल्मान बताता है कि उसे पता है कि लॉर्ड ने उसका साथ दिया था जब फ्लिन उस पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। हांस तुरंत अल्मान से कहता है कि वह अपना सिर उठाए, यह याद दिलाते हुए कि वे इतने लंबे समय से साथ हैं और उसने बस वही किया जो सही था। फिर हांस अल्मन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर अगली बार कोई भी उसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश करे तो वह सीधे उसे आकर बताए। हांस की ये बातें सुनकर अल्मन को मानना पड़ता है कि लॉर्ड सच में बदल चुका है। अल्मन पिछले 10 सालों से लॉर्ड की सेवा कर रहा है और भले ही लॉर्ड का रूप वही है, लेकिन अल्मन को लगता है कि वह अब पूरी तरह अलग इंसान है। अपनी नई सोच के कारण अल्मन हांस के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता है और कहता है कि वह अब हमेशा उसका साथ देगा। उसी दिन बाद में हांस अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता है। वह अब तक हुई सारी बातों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ दूसरी जिंदगी ही नहीं मिली, बल्कि काउंट कालिस्टा का नोबल टाइटल भी मिल गया है। अब हांस पूरे कालिस्टा टेरिटरी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा उसके पास फ्यूचर के 15 सालों का नॉलेज भी है। अच्छी बात यह है कि उसे एस्टेट चलाने का अनुभव पहले से है, क्योंकि पिछले जीवन में वही सब संभालता था। इसी नॉलेज को वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पहला कदम यह है कि वह उन लोगों की रक्षा करे जो उसके अपने हैं। इनमें उसका बचा हुआ परिवार और सर्वेंट्स शामिल हैं। वह चाहता है कि इस जमीन पर हर कोई बिना स्टेटस की जंजीरों में बांधे अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन हांस जानता है कि ये सब तब तक मुमकिन नहीं है जब तक टेरिटरी को बेहतर ना बनाया जाए। हांस गहराई से सोचने लगता है कि फ्यूचर से मिली कौन सी जानकारी उसकी इसमें मदद कर सकती है। तभी उसे ड्रैगन लेयर की अफवाहें याद आती हैं। ये सोचते ही हांस का चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने असली जैकपॉट पकड़ लिया है, यानी वही ड्रैगन लेयर जिसे उसे ढूंढना है। इस एहसास के बाद हांस तुरंत हरकत में आ जाता है। वह अपने सर्वेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है और ड्रैगन लेयर की तलाश शुरू कर देता है। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिलता तो ओसवर्ल्ड हांस से आराम करने को कहता है, क्योंकि वह बेहद थका हुआ लग रहा होता है। लेकिन हांस रुकने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ ओसवर्ल्ड से पानी की एक पाउच लेता है और उसे पी जाता है। वह सबसे माफी मांगता है कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कई दिन हो चुके हैं जब से हंस अपने सर्वेंट्स के साथ टेरिटरी का निरीक्षण कर रहा है और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। सर्वेंट्स के लिए वह सिर्फ जमीन की जांच कर रहा है, लेकिन असल में वह चुपचाप ड्रैगन लेयर खोज रहा है। ड्रैगन्स को सबसे शक्तिशाली क्रीचर्स और सबसे बुद्धिमान डिवाइन बीइंग्स माना जाता है। हर ड्रैगन लगभग गॉड जैसा होता है, लेकिन वे बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर भी जब भी उनका कोई हाइड आउट मिलता है तो वह
वह सबका ध्यान खींच लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन लेयर में आमतौर पर बेहिसाब खजाना होता है। हांस को पता है कि कॉम्पटन माउंटेन रेंज में एक ड्रैगन लेयर मिलने वाला है। रोजनबाल्म एम्पायर का मौजूदा एम्परर सिर्फ एक यंग पपेट है। असली ताकत दो फैमिलीज के हाथ में है, टाउनसन फैमिली और मकार्थी फैमिली। यही दोनों फैमिलीज एम्पायर का बैलेंस बनाए रखती हैं। कॉम्पटन माउंटेन इन दोनों ग्रेट हाउसेस की सीमा के बीच स्थित है और वहीं ड्रैगन लेयर मिलने वाला था। लेयर की ओनरशिप को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था। कलिस्टा लैंड भी इसी बॉर्डर पर था और कलिस्टा फैमिली को मजबूरन अपनी ट्रूप्स भेजनी पड़ी थी। अब जब हांस पास्ट में आ चुका है, उसके पास लेयर खोजने के लिए पूरे 15 साल हैं। हांस अपने सर्वेंट से अलग होकर जंगल के अंदर और गहराई में दौड़ पड़ता है लेयर की तलाश में। कहा जाता है कि ड्रैगन्स सोने और जवाहरात के पहाड़ जमा करते हैं और ये खजाना इतना होता है कि उससे एक छोटा किंगडम भी खरीदा जा सकता है। हांस जानता है कि अगर उसने लेयर ढूंढ ली तो टेरिटरी की हालत पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। बस उसकी खोज की खबर दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता है कि उसे एक हर्बलिस्ट ने खोजा था जो ओक फॉरेस्ट में रास्ता भटक गया था। उसने किस्मत से लेयर पाली थी। चूंकि लेयर को पहचानना आसान बताया गया है, हांस जानता है कि जैसे ही वह उसे देखेगा पहचान जाएगा। हांस खोज जारी रखता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वह बुरी तरह थक जाता है। उसे ना लेयर मिलती है, ना ही कोई ऐसा सुराग जो उसे वहां तक ले जाए। हांस सोचने लगता है कि हर्बलिस्ट वाली अफवाह सच है या झूठ। चूंकि सूरज ढलने ही वाला होता है, वह वापस लौटने का फैसला करता है। उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि एड्रियन का शरीर कमजोर है। हंस तय करता है कि घर लौटकर वह एक्सरसाइज करेगा और अपने शरीर पर काम करेगा। इसी बीच सर्वेंट्स उसे पुकारने लगते हैं। हांस को अच्छा नहीं लगता कि वह सर्वेंट्स को इतना परेशान कर रहा है। वह सोचता है कि लेयर ढूंढने के लिए किसी से मदद मांग ले, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है क्योंकि वह लेयर को सीक्रेट रखना चाहता है। उसे अच्छी तरह पता है कि ड्रैगन लेयर का अस्तित्व सिविल वॉर तक भड़का सकता है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। तभी हांस सोचों में डूब जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वह एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जमीन पर जोर से गिरता है और गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। हांस क्लिफ के बीचों बीच अटका होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं और उसे चिंता होती है कि अब वह वापस पहाड़ के ऊपर कैसे जाएगा। किसी तरह वह खुद को संभाल कर ऊपर चढ़ता है और तभी उसकी नजर पहाड़ में बने एक ओपनिंग पर जाती है। उस स्ट्रक्चर को देखकर हांस तुरंत समझ जाता है कि वह ड्रैगन लेयर तक पहुंच चुका है। लेयर बिल्कुल क्लिफ के बीच में बनी हुई होती है, जो अपने आप में बेहद अजीब जगह है। हांस मान लेता है कि यह एंट्रेंस किसी गार्डियन द्वारा इस्तेमाल की जाती होगी और गार्डियंस वही क्रीचर्स होते हैं जो ड्रैगन्स की रक्षा करते हैं। पहाड़ों की खतरनाक बनावट ही इस लेयर को इतने समय तक छिपाए हुए थी। हालांकि उसने लेयर ढूंढ ली है, लेकिन हांस को चिंता होती है कि वह वापस ऊपर कैसे जाएगा। उसे पता है कि ऑसवर्ल्ड के लिए यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है। हांस पहले ही सोचने लगता है कि शायद लेयर के अंदर जाकर ही उसकी मौत हो जाएगी। वह जैसे ही लेयर के भव्य हॉल में प्रवेश करता है, उसके बीचों बीच एक गोल्डन मैजिक सर्कल बना होता है। हांस उस मैजिक सर्कल में कदम रखता है और अचानक उसकी सारी चोटें भर जाती हैं। उसकी टूटी पसलियां भी ठीक हो जाती हैं। हांस इस खोज से पूरी तरह हिल जाता, क्योंकि लेयर को तो खाली बताया गया था। वह सोचता है कि शायद पूरी जगह ही हीलिंग मैजिक से एन्चेंटेड है। हांस इस बात से बेहद प्रभावित होता है, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ हीलिंग मैजिक की खोज से ही यह लेयर पहले से ही बहुत कीमती बन चुकी है। हांस थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खो जाता है, लेकिन फिर खुद को झटका देकर वापस रियलिटी में लाता है। हांस तय करता है कि वह लेयर को पूरी तरह एक्सप्लोर करेगा और समझेगा कि इसमें क्या क्या है। लेयर मिलने के बाद हांस समझ जाता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ा एसेट बनने वाला है, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो पास्ट में किसी और के शरीर में लौटा है। थोड़ी ही देर में हांस को 4 दरवाजे मिलते हैं, जो बीच के हिस्से से जुड़े हुए लगते हैं। लेयर की बनावट देखकर हांस हैरान हो जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल चींटियों के बिल जैसी बनी हुई है। वह आगे बढ़ता है और उसे एक कमरा मिलता है जो लाइब्रेरी जैसा लगता है। चूंकि ड्रैगन्स कभी कभी इंसानों का रूप भी लेते हैं, हांस मान लेता है कि शायद ड्रैगन इंसानी सुखों का आनंद लेने के लिए पढ़ता होगा। अब तक जो उसने देखा है, उससे हांस समझ जाता है कि लेयर इंसानों के रहने की जगह जैसी बनाई गई है, क्योंकि इसमें बेडरूम, स्टडी और ड्रेसिंग रूम तक मौजूद हैं। अभी तक उसे वैसा बड़ा खजाना नहीं मिला जैसा अफवाहों में बताया गया था, लेकिन हांस को भरोसा है कि लेयर की असली कीमत धीरे धीरे सामने आएगी। अभी तक सबसे काम की चीज उसे बीच का हीलिंग मैजिक वाला हिस्सा लगता है। हांस तय करता है कि वह इस जगह को हीलिंग हॉल कहेगा। हीलिंग मैजिक लगभग इतिहास बन चुकी चीज है, इसलिए हांस इस खोज से और भी ज्यादा प्रभावित होता है। फिर वह आखिरी उस कमरे की तरफ बढ़ता है जिसे उसने अभी
कभी तक नहीं देखा था। हांस जैसे ही उस कमरे में दाखिल होता है, वह डर और सदमे में जम जाता है। उसके सामने एक गोल्डन ड्रैगन लेटा हुआ होता है। हांस को यकीन नहीं होता कि वह जो देख रहा है वो सच है। उसकी जानकारी के अनुसार ड्रैगन्स कम से कम 100 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इसीलिए हांस मान लेता है कि उसके सामने पड़ा ड्रैगन सिर्फ एक कॉर्प्स है। लेकिन उसी समय वह सोचता है कि क्या कोई लाश अब भी इतनी चमकदार और साफ रह सकती है। तभी हांस ड्रैगन को छू लेता है और अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि हांस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। वह रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में घुसने लगती है और उसी समय उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई। अभी वह समझ ही रहा होता है कि क्या हो रहा है कि वह खुद को एक शाही कपड़ों में खड़े आदमी के सामने पाता है। डर के साथ हांस उस अजीब आदमी से पूछता है कि वह कौन है। हंस उस आदमी से निकलती हुई अजीब सी ऑरा को साफ महसूस कर सकता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा यह इंसान नहीं है। आखिरकार वह आदमी बोलता है और अपना नाम सैफ्रिड बताता है। वह आगे कहता है कि वह गोल्ड क्लैन का आखिरी हेड है और इसके साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट का अंतिम ड्रैगन भी है। हांस यह सुनकर सन्न रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह सच में एक ड्रैगन के सामने खड़ा है। हांस उससे पूछता है कि क्या वही इस लेयर का मास्टर है, लेकिन सैफ्रिड उसे सब कुछ समझाने लगता है। वह बताता है कि जो ड्रैगन हांस ने पहले देखा था वह बस एक लाइफलेस शेल है। हांस जो आवाज अभी अपने दिमाग में सुन रहा है वह उसकी छोड़ी हुई आखिरी मैजिक है। हांस अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाता और सैफ्रिड आगे सुन रहा है वह उसकी छोड़ी हुई आखिरी मैजिक है। हांस अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाता और सैफ्रिड आगे समझाता है। वह बताता है कि ड्रैगन्स इस धरती के सबसे सुपीरियर बीइंग्स थे, लेकिन समय के साथ वे आपसी राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट्स में खत्म होते चले गए। आखिर में सैफ्रिड ही पूरे कॉन्टिनेंट का आखिरी ड्रैगन बचा। ड्रैगन्स स्वभाव से अकेले रहते हैं, इसलिए अकेलापन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वह यह सहन नहीं कर सकता था कि उसके मरने के बाद ड्रैगन मैजिक हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसी वजह से उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वह अपना ज्ञान और लेगेसी उस इंटेलिजेंट इंसान को सौंपेगा जो किस्मत से उसकी लेयर तक पहुंचेगा और ड्रैगन मैजिक को आगे बढ़ाएगा। सैफ्रिड बताता है कि उसकी मौत साल 354 में हुई थी और जो स्पेल उसने बनाया था वह उसकी मौत के बाद 500 साल तक चलने वाला था। अगर इन 500 सालों में कोई उसे नहीं ढूंढ पाता तो उसकी लाश मिट्टी बन जाती और ड्रैगन मैजिक इतिहास से हमेशा के लिए खो जाती। सैफ्रिड कहता है कि वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वह इसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता। पर अब वह शुक्रगुजार है कि हांस, जो अब उसका सक्सेसर है, उसे ढूंढ पाया। सैफ्रिड चाहता है कि मैजिक आने वाली पीढ़ियों तक इस दुनिया में बनी रहे। हांस विरोध करता है और कहता है कि उसे मैजिक का कोई ज्ञान नहीं है। वह जोड़ता है कि अब दुनिया में बहुत कम मेजेस बचे हैं, इसलिए उसके लिए मैजिक सीखना बेहद मुश्किल होगा। यह सुनकर सफरीद हंस पड़ता है, जिससे हांस सोच में पड़ जाता है कि ड्रैगन को इसमें मजाक क्या लग रहा है। सफरीद हांस को याद दिलाता है कि उसे उसका सक्सेसर चुना गया है और वह हांस की दाईं छाती की ओर इशारा करता है। जैसे ही वह हांस को छूता है, हांस खुद को वापस लेयर में पाता है। हांस सोचने लगता है कि क्या देखा वह सिर्फ कोई इल्यूजन था या सपना। वह कमरे में चारों तरफ देखता है और पाता है कि ड्रैगन का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तभी हांस को एहसास होता है कि उसे एक ड्रैगन हार्ट दिया गया है जो उसकी दाईं छाती में मौजूद है। अपने इंसानी दिल के अलावा हांस को एक और प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे धुंधली सी धुआं, लेकिन बेहद शक्तिशाली मैजिक का स्रोत। इसी के साथ सैफ्रिड का ज्ञान उस नए दिल के जरिए हांस में भरने लगता है। हांस को एक साथ बहुत सारी जानकारी मिलती है जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन एक बात को लेकर वह बिल्कुल पक्का है और वो यह कि अब वह ड्रैगन टंग मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। इंसानों को जहां लंबे इनकैंटेशंस और एक्टिवेशन वर्ड्स की जरूरत होती है, वहीं ड्रैगन टंग मैजिक सिर्फ एक ट्रिगर वर्ड से ही एक्टिवेट हो जाती है। चूंकि इस मैजिक को चलाने के लिए ड्रैगन हार्ट की शक्ति चाहिए, हांस को भरोसा है कि सफरीड द्वारा छोड़ा गया ड्रैगन हार्ट उसके लिए काफी है। ड्रैगन टंग मैजिक की मदद से हांस फ्लाई नाम का एक्टिवेशन वर्ड बोलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है, लेकिन इतना करने में ही उसका सारा माना खत्म हो जाता है। ड्रैगन हार्ट अभी स्टेबल नहीं है, इसी वजह से उसका माना भी सीमित है। फिर भी हांस को चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह हार्ट धीरे धीरे उसके शरीर के साथ ग्रो करेगा और एक दिन हांस के पास इतनी शक्ति होगी कि वह डिवाइन पावर के करीब मैजिक इस्तेमाल कर सकेगा। आखिरकार हांस अपने सर्वेंट से फिर मिल जाता है, जो उसके गायब होने से बहुत परेशान थे। वे सब उसकी ओर दौड़ते हैं यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद हांस और सब लोग एस्टेट लौटने की तैयारी करते हैं। हांस खुश होता है कि उसे उससे कहीं ज्यादा मिल गया जितना वह ढूंढने निकला था। वह सिर्फ ड्रैगन लेयर खोजने गया था, लेकिन लौटा एक ड्रैगन के सक्सेसर बनकर। हांस को फिर सफरिद की कही हुई बात याद आती है कि उसका स्पेल 500 साल तक चलने वाला था।
था। ड्रैगन की मौत के साल को मौजूदा साल से घटाकर हांस समझ जाता है कि अगर वह सिर्फ 1 साल देर कर देता तो ड्रैगन की पूरी लेगेसी हमेशा के लिए खो जाती। हांस को याद आता है कि उसके पिछले जीवन में ड्रैगन 15 साल बाद खोजा गया था। मतलब उस समय मैजिक पहले जैसी नहीं रही थी। आमतौर पर ज्यादातर मेजेस अपनी पूरी जिंदगी में फर्स्ट या सेकंड सर्कल से आगे नहीं बढ़ पाते और जो लोग फिफ्थ सर्कल तक पहुंच जाते हैं उन्हें आर्क मेजेस कहा जाता है। तभी ओसवाल्ड घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है क्योंकि वह खुद को दोषी मानता है कि उसने लॉर्ड का ठीक से ध्यान नहीं रखा। यहाँ तक कि हांस की बहन भी बूढ़े आदमी को दोष देती है, लेकिन हांस सबको शांत करते हुए कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। किसी तरह हांस अपने कमरे तक पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। वह जानता है कि ओसवाल्ड सिर्फ लॉयल्टी की वजह से रुका हुआ है और यही बात बटलर आल्मन पर भी लागू होती है। हांस खुश है कि उसके पास आल्मन और ओसवाल्ड जैसे लोग हैं क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हांस फिर आल्मन को अपने चेम्बर्स में बुलाता है और कुछ ही देर में आल्मन वहां पहुंच जाता है। हांस देर रात बुलाने के लिए उससे माफी मांगता है और उससे सर्वेंट लिस्ट और सैलरी लेजर के बारे में पूछता है जिसे बनाने के लिए उसने उसे टूर पर जाने से पहले कहा था। आल्मन उसे भरोसा दिलाता है कि सब तैयार है, लेकिन वह हैरान होता है कि क्या लॉर्ड अभी ही उन्हें देखना चाहता है। वह हंस को याद दिलाता है कि काफी रात हो चुकी है और ऊपर से उसे हंस के एक्सीडेंट की खबर भी मिली थी, लेकिन हंस कहता है कि वह ठीक है और अल्मान को डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है। अल्मान अब भी उसे आराम करने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हंस अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसके लिए सर्वेंट्स की भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए वह हर चीज तुरंत संभालना चाहता है। यह समझकर कि हांस को मनाना बेकार है, अल्मन दस्तावेज लाने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद हांस अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ गोल्ड कॉइन्स निकालता है। फिर वह आल्मन से पूछता है कि क्या वह ग्रेस के बारे में जानता है। उधर क्लॉड एक मार्केट वुमन लोएन के पास जाता है ताकि उससे ऑर्डर्स दे सके। क्लॉड उसे अपनी लिस्ट देता है जिसे देखकर वह औरत हैरान रह जाती है। क्लॉड उससे पूछता है कि क्या इतने सारे सामान की सप्लाई करना मुश्किल होगा, लेकिन लोएन जवाब देती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह बस खुश होकर चौंक गई थी। हांस की नई पॉलिसीज ने पूरे टेरिटोरी को बदल दिया है। टैक्सेस कम कर दिए गए हैं और एस्टेट से आने वाले ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं। अब इलाके के लोग मानने लगे हैं कि जिंदगी जीने लायक है, जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। लोएन क्लॉड को रिसीट देती है और भरोसा दिलाती है कि वह शाम तक सामान पहुंचा देगी। हैरानी की बात यह होती है कि वह क्लॉड को जाते समय 2 सेब भी दे देती है। लोएन कहती है कि ये सेब क्लॉड की सेवा के लिए उसकी तरफ से अप्रिसिएशन है। उसे लगता है कि सर्वेंट्स की वजह से ही लॉर्ड इतना अच्छा इंसान बना है। क्लॉड खुश होकर एस्टेट लौटता है। रास्ते में उसे मेलिन मिलती है जो हर्ब्स इकट्ठा कर रही होती है। क्लॉड बड़े गर्व से दोनों सेब पकड़कर मुस्कुरा रहा होता है। वह एक सेब मेलिन को देता है और वह हैरान होकर पूछती है कि ये कहाँ से मिला। क्लॉड बताता है कि लोएन ने दिया है, जिससे मेलिन पूरी तरह चौंक जाती है। लोएन हमेशा एक कंजूस बूढ़ी औरत मानी जाती थी, लेकिन अब सबको हैरानी हो रही है कि वह भी बदल गई है। क्लॉड फिर बताता है कि सिर्फ लोएन ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। फ्लिन को सजा मिलना ही चौंकाने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे करप्ट ऑफिशियल्स को भी सजा मिली है। हांस ने खुद एस्टेट के सारे लेजर्स देखे ताकि वह हर बैड एग को बाहर निकाल सके। यहाँ तक कि जो टैक्सेस गैर कानूनी तरीके से वसूले गए थे वे भी लोगों को वापस कर दिए गए, जिसमें सर्वेंट्स के भी शामिल थे। अब सर्वेंट्स की जिंदगी बेहतर हो गई है, उन्हें ज्यादा पे मिल रही है, प्रॉपर ब्रेक टाइम है और नए कपड़े भी दिए गए हैं। कासल अब बाहर के लोगों के लिए भी आसानी से एक्सेसिबल है। इन बदलावों की वजह से सर्वेंट्स के पास अब बाहर घूमने और आराम करने का समय भी है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त मेलिन और क्लॉड कर रहे हैं। क्लॉड नोटिस करता है कि मेलिन अब लॉर्ड के बारे में अच्छे तरीके से बात करने लगी है। वह उसे याद दिलाता है कि सबसे पहले वही लॉर्ड था जिसने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। क्लॉड को विश्वास नहीं होता कि लोग इतनी आसानी से बदल सकते हैं। मेलिन इस बात से सहमत होती है, लेकिन वह बताती है कि आजकल जब भी वह हांस को देखती है तो उसे अंदर से लगता है कि उसने पहले बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लिए थे। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मेलिन को लगता है कि उसे लॉर्ड को एक और मौका देना चाहिए। क्लॉड फिर मजाक में पूछता है कि क्या वह हांस को इसलिए माफ कर रही है क्योंकि वह हैंडसम है, और मेलिन तुरंत मना कर देती है। कुछ देर बाद दोनों कैसल की तरफ लौटने लगते हैं। वे बात करते हैं कि हांस अब ज्यादा दिखाई नहीं देता। अब तो उन्हें हांस को देखना भी मुश्किल हो गया है। हांस उन्हें बताता है कि वह इंस्पेक्शंस पर जाता है, लेकिन असल में वह ड्रैगन लेयर जा रहा होता है। लेयर के अंदर हांस अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब वह फायरबॉल जैसे स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा शील्ड स्पेल भी कर पा रहा है।
ड्रैगन की पावर मिले हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और हांस तब से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। वह साफ महसूस कर सकता है कि उसकी मैजिक बेहतर हो रही है और समय के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन हांस को ये बात पसंद नहीं कि हर बार मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए उसे घोड़े पर बैठकर लेयर तक जाना पड़ता है। चूंकि लेयर मैजिक से रीइंफोर्स्ड है, चाहे वह कितनी भी ताकत से ट्रेनिंग करे, लेयर को कोई नुकसान नहीं होगा। हांस इस जगह को अपने लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड मानता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बेहतर होता अगर वह आसानी से आ जा सकता। हांस जानता है कि इसका एक तरीका है और वह है टेलीपोर्टेशन मैजिक, जिसे वार्प गेट कहा जाता है। इससे वह सेफ जोन के अंदर किसी तय जगह पर सीधे टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन वार्प गेट एक बहुत हाई लेवल स्पेल है जो 7th सर्कल में आता है। इस समय हांस इतना पावरफुल नहीं है कि यह स्पेल इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वह अब भी सिर्फ लेवल 2 या 3 के आसपास है। फिर भी हांस का करंट लेवल काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि एम्पायर का ग्रैंड मेज भी लेवल 5 से आगे नहीं बढ़ पाया है। टेलीपोर्टेशन स्पेल्स को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हांस जानता है कि उसे पहले 3 सर्कल का शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल सीखना होगा, जिसे ब्लिंक कहा जाता है। वह कई दिनों से इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार गिर जाता है। फिर हांस एक बार और कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि इस बार स्पेल पहली बार काम कर जाता है। हांस अपनी जगह से थोड़ा आगे पहुंच जाता है। वह अपनी इस छोटी सी सफलता पर खुश ही हो रहा होता है कि अचानक सब कुछ सफेद हो जाता है। उसे ड्रैगन हार्ट से अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जब वह ऊपर देखता है तो साफ्रेड उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैगन हांस की मेहनत की तारीफ करता है। साफ्रेड बताता है कि अब हांस बिगिनर लेवल से आगे निकल चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर वह लेयर का एक नया हिस्सा अनलॉक कर देता है ताकि हांस और आगे बढ़ सके। वह जोड़ता है कि हंस जितना आगे बढ़ेगा उसे उतनी ही ज्यादा काम की चीजें मिलेंगी। हांस साफ्रेड से पूछता है कि उसने सारे ट्रेजर्स छुपाकर क्यों रखे थे। ड्रैगन बताता है कि यह उसका तरीका था, यह सुनिश्चित करने का कि कोई लालची इंसान लेयर के खजाने तक ना पहुंच सके। साफ्रेड हांस से कहता है कि वह लगातार ग्रो करता रहे ताकि ड्रैगन मैजिक इस दुनिया में जिंदा रह सके। साफ्रेड से बात करने के बाद हांस समझ जाता है कि ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा था। हांस को एक ऐसा कमरा मिलता है जो मैजिक से छुपाया गया था और उसके अंदर ढेर सारे ट्रेजर्स होते हैं। इससे यह अफवाह भी सच साबित हो जाती है कि ड्रैगन लेयर खजानों से भरी होती है। ट्रेजर्स के अलावा हांस को साफ्रीड की बात याद आती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा और भी खजाने अनलॉक होंगे। हांस को उस कमरे में एक किताब मिलती है जो आर्टिफैक्ट्स के बारे में होती है। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जिनमें मैजिक भरी होती है और वह मैजिक हमेशा के लिए उनमें रहती है। अब आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर हो चुके हैं क्योंकि दुनिया में मैजिक लगभग खत्म हो चुकी है और हांस के मौजूदा लेवल पर वह खुद आर्टिफैक्ट्स बनाने में सक्षम भी नहीं है। जब वह किताबें देखता है तो उसे समझ आता है कि शेल्व्स पर रखी सारी चीजें असल में आर्टिफैक्ट्स ही हैं। उस कमरे में कुल 10 आर्टिफैक्ट्स होते हैं और हर आर्टिफैक्ट के साथ एक किताब होती है जो उसके बारे में डिटेल में बताती है। इन किताबों की मदद से हांस उन आर्टिफैक्ट्स को चुन सकता है जो उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। पहला आर्टिफैक्ट जो वह चुनता है उसका नाम स्प्रिंग आफ्टरनून होता है। यह आर्टिफैक्ट एक 7th सर्कल आर्च मेज ने अपनी बीमार पत्नी के लिए बनाया था। इस आर्टिफैक्ट में हीलिंग मैजिक भरी हुई होती है। हालांकि हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, लेकिन इस आर्टिफैक्ट का इफेक्ट वाइटैलिटी को बढ़ाता है और हांस जानता है कि यह उसकी बीमार माँ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा आर्टिफैक्ट जो हांस चुनता है उसका नाम डांस ऑफ शैडोज है। यह आर्टिफैक्ट रेड ड्रैगन बैरिस्टस्टीन द्वारा बनाया गया था। देखने में यह आर्टिफैक्ट काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक है। हंस इसे पहनता है और उसके चारों ओर एक लाल ऑरा बन जाती है। इस आर्टिफैक्ट में एक बेहद एडवांस्ड कंसीलमेंट स्पेल भरी हुई है जो पहनने वाले को लगभग इनविंसिबल बना देती है। हंस आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसके कदमों की आवाज भी पूरी तरह गायब हो जाती है। हंस को ऐसा लगता है जैसे इस आर्टिफैक्ट के साथ उसका शरीर बिल्कुल वेटलेस हो गया हो। आर्टिफैक्ट्स की खोज से हंस बेहद उत्साहित हो जाता है क्योंकि ये सच में बहुत काम की चीजें साबित हो रही हैं। तीसरा आर्टिफैक्ट जो हंस चुनता है उसका नाम ब्रेथ ऑफ अर्थ है। यह आर्टिफैक्ट सांप के आकार में बना हुआ है और यह अकेला ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसे खुद सफरिड ने बनाया था। यह आर्टिफैक्ट हंस की सबसे बड़ी कमी को पूरा करता है और वह है टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी। इस आर्टिफैक्ट की मदद से हंस वार्प एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। वार्प इफेक्ट की कोऑर्डिनेट्स सीधे लेयर पर सेट हैं। इसके साथ हंस जान जाता है कि अब वह अपनी बहन और आलमंड की नजर में आए बिना आसानी से कासल से निकल सकता है। डिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हंस को भरोसा है कि अब उसकी ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। नजर में आए बिना आसानी से कासल से निकल सकता है। डिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हंस को
भरोसा है कि अब उसकी ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। हांस मानता है कि वह अब तक की ट्रेनिंग का हर पल एंजॉय कर रहा है। दिन की ट्रेनिंग के बाद हांस अपने घोड़े पर बैठता है और वापस कासल की तरफ निकल पड़ता है। उसे अच्छी तरह पता है कि यह उसका आखिरी सफर होगा माउंटेन कॉम्पटन तक, क्योंकि अब उसके पास टेलीपोर्ट करने वाला आर्टिफैक्ट है। हांस को राहत मिलती है कि पहाड़ सुनसान है, लेकिन वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सामने ट्रूप्स दिख जाते हैं। पहाड़ों पर सोल्जर्स देखकर हांस चौंक जाता है। हांस खुद को टेरिटरी का लॉर्ड बताता है और ट्रूप लीडर से पूछता है कि उसने बिना सूचना दिए किसी और की जमीन में सोल्जर्स क्यों भेजे। सैनिकों का नेतृत्व कर रहा नाइट हांस से बेहद रूखे तरीके से बात करता है और उसे एक बच्चा कहकर बुलाता है। वह दावा करता है कि उसने कलिस्टा के लॉर्ड के बारे में जो सुना था कि वह एक बच्चा है, वह सब सच निकला। फिर वह अपना परिचय देता है, काउंट पीट रॉस, फर्स्ट इंपीरियल नाइट्स का कमांडर। हंस को पीट का उसे बच्चा कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हैंस पीट को याद दिलाता है कि भले ही वह कैपिटल से आया हो, लेकिन वे दोनों काउंट्स हैं और उनका रैंक और अथॉरिटी बराबर है। रिवाज के मुताबिक उन्हें उम्र का फर्क होने के बावजूद एक दूसरे से सम्मान से बात करनी चाहिए। पीट यह देखकर हैरान रह जाता है कि हांस बिना डरे उसे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद हांस उससे पूछता है कि वह कलिस्टा में आखिर आया क्यों है। पीट कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वह सीधे मुद्दे पर आता है। पीट बताता है कि काउंट ऑफ रॉड्रिगेज ने रिबेलियन शुरू कर दी है। वह और उसके सोल्जर्स उस काउंट का पीछा कर रहे हैं ताकि उसे पकड़कर एग्जीक्यूट किया जा सके। पीट एम्परर की मुहर लगी हुई एक चिट्ठी निकाल कर दिखाता है ताकि साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा। रॉयल डिक्री के अनुसार हांस को भी उनके साथ कोऑपरेट करना होगा और कलिस्टा की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस आदमी को ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसे ही हांस यह नाम सुनता है, उसे याद आ जाता है कि वह लाकिया दे रोड्रिगेज को जानता है। लाकिया एक युवा लड़का था जो 16 साल की उम्र में ही सबसे बड़ा सोर्ड प्रोडिजी बन गया था और जल्दी ही सोर्ड मास्टर के रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन वह अपने परिवार के ट्रीजन में फंस गया और उसका अंत बेहद दुखद हुआ। कहा जाता है कि लाकिया और एम्परर बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ तब बदल गया जब वह युवा राजकुमार एम्परर बना। दो बड़ी फैमिलीज मैकार्थी और टाउनसेंड ने उस भोले भाले एम्परर को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया जो एम्परर का साथ देते थे। उसी समय रॉड्रिगेज पर झूठा आरोप लगाया गया। वह उसी दौरान मर गया, लेकिन 5 साल बाद यह सामने आया कि वह पूरी तरह निर्दोष था। उसके सारे आरोप हटा दिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उसके बाद सिर्फ एम्पायर का शोक बचा था, एक मासूम आत्मा और एक युवा जीनियस के लिए जो पावर स्ट्रगल का शिकार बन गया था। यह सब जानते हुए हंस समझ जाता है कि इस बार उसे लाकिया को हर हाल में बचाना